महज कुछ ही महीनों के बाद बिहार में चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले जो बिहार में चुनाव आयोग ने एसआईआर कराने का फैसला लिया, अब इसको लेकर के सियासी घमासान शुरू हो चुका है और एंट्री राहुल गांधी की हुई है। दिल्ली में एक बैठक होती है, उसके बाद डिनर भी होता है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के द्वारा और राहुल गांधी के द्वारा एक प्रेस वार्ता की जाती है, जिसके माध्यम से सीधे तौर पर बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोप लगाए जाते हैं कि वोट की चोरी होती है। हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए बीजेपी के प्रवक्ता अजय शाह जी। इनसे ही जानेंगे ये जो आरोप है चुनाव आयोग और बीजेपी पर कि जनता वोट किसी और को देती है लेकिन चोरी हो रही है, परिणाम किसी और के पक्ष में आ रहा है, इसको पहले किस रूप में देखते हैं? देखिए, कल राहुल गांधी जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया, तो राहुल गांधी जी ने बहुत सारे आंकड़े पेश किए, फैक्ट पेश किए और किसी तरह ये बताने की कोशिश की कि भाजपा गलत तरीके से चुनाव जीती और असल में कांग्रेस को ये चुनाव जीतना चाहिए। मैं आपको एक एक करके दो चार पॉइंट्स बताता हूँ जो राहुल गांधी जी ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और किस तरीके से वो गलत है, बस हम लोग थोड़ी देर में इसको समझ लेंगे। उदाहरण के लिए सबसे पहले जब बिहार में एसआईआर हुआ, एसआईआर के बाद में इलेक्शन कमीशन ने डेटा जो है अपलोड किया कि ये हमारे जो है वोटर्स हैं और इसमें इनके नाम काटे गए वगैरह वगैरह किया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी समेत जितने भी नेता हैं सबसे मांगा कि अगर कोई आपको ऑब्जेक्शन है, आप बताइए कि हमने किसी का नाम अगर काटा है तो वो वाकई में गलत है या सही है, या फिर किसी का नाम यहाँ पर छूट गया तो वो भी आप बताइए, और या फिर जो एग्जिस्टिंग रोल है उसमें भी कोई गलती हो तो बताइए। लेकिन मजे की बात है कि आम आदमी पार्टी हो, चाहे राजद हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से इलेक्शन कमीशन को एक भी कंप्लेन नहीं गया। यानी कि कुल मिलाकर के वोटिंग को लेकर के राहुल गांधी जी और तमाम इंडी गठबंधन को लगातार जो झूठ बोल रहे हैं। दूसरा, राहुल गांधी जी ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन 1960 एक्ट है उसका सेक्शन 20 सब क्लॉज 3 ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति वोटर की जो लिस्ट है उसको अगर गलत बताए तो उसका कंप्लेन एफिडेविट में होना चाहिए, उसको एक ओथ देना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने पूरा एक ड्राफ्ट बनाया, शिकायत का राहुल गांधी को भेजा कि आप इसमें साइन करके हमें दीजिए, हम इसकी जांच करेंगे, क्योंकि 1960 का एक्ट नेहरू जी ने बनाया है, पर राहुल गांधी ने इसके लिए मना कर दिया। यानी कुल मिलाकर के ये ऑन पेपर कुछ नहीं देंगे, हवा हवाई बातें सब कुछ करेंगे। लॉजिक नंबर 3, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब स्टार्ट किया तो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 2024 में 1 करोड़ वोटर जो ऐड हो गए विधानसभा के बाद में, इसलिए ये चुनाव जो है वो गलत है। लेकिन जब हमने आंकड़ों को चेक किया तो 1985 से लेकर के हर इलेक्शन में महाराष्ट्र में कभी 20 लाख, कभी 40 लाख और 2 बार 90 लाख वोटर्स भी पास्ट में ऐड हुए हैं, पर उस समय कांग्रेस की सरकार वहां पर आई। लेकिन 2014 के बाद बीजेपी की महाराष्ट्र में एंट्री, यानी 30 साल तक इन्होंने महाराष्ट्र में शासन किया, कभी 16% बढ़े, कभी 30% भी वोट बढ़े, लेकिन 2024 में 16% वोट पड़े, तो इसको ये बता रहे कि ये गलत है। लॉजिक नंबर 4, राहुल गांधी ने यह कहा कि बेंगलोर सेंट्रल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा कर्नाटक में, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कई असेंबलीज हैं, तो राहुल गांधी का कहना है कि कांग्रेस सभी असेंबली में लीड कर रही थी, लेकिन जैसे ही मधेपुरा करके एक असेंबली आया तो वहां से बीजेपी को इतने वोट आ गए कि बाकी सबको कॉम्पनसेट करके बीजेपी वहां से निकल गई। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा सेम चीज हुआ है महाराष्ट्र में। धुले लोकसभा एक है, धुले लोकसभा के अंदर में आता है एक मालेगांव विधानसभा। बीजेपी को हर विधानसभा में लीड मिली, लेकिन मालेगांव विधानसभा में कांग्रेस को इतनी लीड मिल गई कि वहां बीजेपी हार गई और कांग्रेस वहां पर जीत गया। यानी कि बेंगलोर में अगर होता है तो इलेक्शन कमीशन फर्जी हो जाता है, सेम कहानी धुले में होती है तो आप बोलते इलेक्शन कमीशन को आपके यहाँ पर दोष चाराना चालू कर देते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आदित्य श्रीवास्तव का नाम लिया और एक सैंपल के तौर में बताया कि आदित्य श्रीवास्तव है, ये इसका एपिक नंबर है और इस आदमी का वोटर कई जगह रजिस्टर्ड है। लेकिन आज इंडिपेंडेंट फैक्ट चेक टीम ने मीडिया की तरफ से बताया कि वो जो एपिक नंबर राहुल गांधी ने बताया और कई जगह रजिस्टर्ड है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यानी राहुल गांधी ने खुद ही एक फर्जी वोटर कार्ड को दिखा करके किसी तरह से मिसलीड करने की कोशिश की। इसके बाद सबसे बड़ा लॉजिक है, अब तक सुप्रीम कोर्ट 8 बार राहुल गांधी को फटकार लगा चुका है झूठ बोलने के लिए, अफवाह फैलाने के लिए, लोगों को मिसलीड करने के लिए। यानी कि अगर हम पूरे के पूरे डॉट्स को कनेक्ट करें तो हम ये पाएंगे कि चूंकि कांग्रेस पार्टी इलेक्शन हार रही है, ये अपना इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रही है और किसी तरह से देश को गुमराह करने के लिए, मिसलीड करने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर ठीकरा फोड़ रही है। और मकसद बिल्कुल साफ है, मकसद ये है कि अपनी कमियों को नहीं देखना है और दूसरों की कमियों को उजागर करके उसको बढ़ा चढ़ा कर जनता को गुमराह करना है। ये जो एक
कोशिश हुई कि जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनको भी कन्विंस किया जाए, साथ लाया जाए और युवाओं को प्रेरित करने की कोशिश हुई है कि आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। चुनाव आयोग अगर आपको वोट से वंचित कर देता है तो एक लोकतांत्रिक अधिकार का हनन हो जाएगा। इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, जब हम लोग अभी महाराष्ट्र में एक एक्ट पास हुआ है और महाराष्ट्र के एक्ट में अर्बन नक्सलिज्म को डिफाइन किया गया। अर्बन नक्सलिज्म के डेफिनेशन में बार बार यही बात साफ की गई है कि अगर किसी चुनी हुई सरकार को, किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट को जिसको जनता ने चुना है, पूरे के पूरे प्रोसेस से चुना गया, अगर उसके खिलाफ आप एक डिससेटिस्फेक्शन का माहौल बना रहे हैं, उसके खिलाफ आप जनता को भड़का रहे हैं, यही अर्बन नक्सलिज्म की विचारधारा है, जिसमें कि आप चुनी हुई सरकार को टॉपल करने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी और उनकी जो टीम है अब इस नीचता तक ये लोग उतर गए हैं कि कोई चुनी हुई सरकार अगर है तो उसको भी डिससेटिस्फाई उसके खिलाफ जनता में कर रहे हैं। अगर आपको लड़ना ही है तो हमारी पॉलिसीज के खिलाफ बोलिए, मोदी गवर्नमेंट के स्कीम्स के बारे बोलिए और जनता को आप कन्विंस कीजिए कि हमने कहाँ गलत किया है। लेकिन इलेक्शन, जिस इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जी को इतना सपोर्ट मिला है, प्यार मिला, उस इलेक्शन को क्वेश्चन करना। और मजे की बात यह है कि अगर राहुल गांधी को लगता है कि पिछले कुछ सालों से इलेक्शन गड़बड़ हो रहे हैं तो आप झारखंड में सबसे पहले रिजाइन कीजिए, आप कर्नाटक में रिजाइन कीजिए, आप तेलंगाना में रिजाइन कीजिए। यानी वोट का जहां पर होकर मजा भी लेना है और जहां वोट नहीं मिला वहां पर अब्यूज भी करना है बीजेपी को और इलेक्शन कमीशन को। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब इस मेंटेलिटी पे आ गई है कि संविधान की बस कॉपी लेकर के घूमनी है। लेकिन उसी संविधान के आर्टिकल 324 ने जिस इलेक्शन कमीशन को बनाया, उसी संविधान ने जिस सीएजी को बनाया, उसी संविधान ने जिस सुप्रीम कोर्ट को बनाया, आप उसकी बात नहीं मानेंगे। आज राहुल गांधी कर्नाटक में बोल रहे हैं कि मुझसे इलेक्शन कमीशन शपथ लेने को कह रहा है और मैंने संविधान की शपथ ली है। यानी वो ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं आज के बाद किसी एफिडेविट में साइन तक नहीं करूंगा। ये किस तरह की मानसिकता है? यानी कुल मिलाकर के आप किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं करेंगे और आपको सत्ता नहीं मिलेगी तो किसी तरह से तोड़ के, जोड़ के, जनता को गुमराह करके, हिंसा फैला करके राहुल गांधी एक वॉयलेंट लैंग्वेज भी यूज कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स को। और देखिए कितनी दोहरी बात है, एक तरफ कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा सेट कर लिया है कि अब इलेक्शन बीजेपी जीतेगी और दूसरी तरफ कह रहे हैं अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स को देख लेंगे। तो अगर हमने सब सेट कर लिया तो अब वैसे भी नहीं आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये कंफ्यूज खुद है और जनता को भी ये कंफ्यूज करने की कोशिश करना है। इससे पहले देखते थे जब चुनाव परिणाम आते थे तो चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल उठता था, अब वोट की चोरी की बात आ रही है, इसको किस रूप में? ये देखिए, सबसे पहला तो ईवीएम है क्या? सबसे पहले वोट चोरी तो कांग्रेस पार्टी ने की, क्योंकि सरदार पटेल और नेहरू जी में जब एक का सिलेक्शन करना था तो मेजॉरिटी वोट जो सरदार पटेल को मिले थे, लेकिन बैक डोर से नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए। और इसके बाद अगर उदाहरण देखेंगे तो जिस समय बीजेपी इतनी स्ट्रांग भी देश में नहीं थी, उस समय कोर्ट ने, हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी ने, कोर्ट ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को निरस्त किया था। और ये कोर्ट का स्टेटमेंट है कि इंदिरा गांधी जो गलत तरीके से जीती। और देखिए, जब कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया कि इंदिरा गांधी ने गलत तरीके से चुनाव को जीता है तो तुरंत बाद इन्होंने इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया। यानी कि गलत तरीके से चुनाव भी जीतेंगे और अगर उस पर कोई संवैधानिक संस्था क्वेश्चन करे तो पूरे के पूरे देश को बंधक भी बना लेंगे। इमरजेंसी उस समय, जिस इमरजेंसी की सिचुएशन क्या है कि आप किसी इंस्टीट्यूशन को नहीं मानेंगे, आप लॉज को नहीं मानेंगे, रूल ऑफ लॉ को नहीं मानेंगे और पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को कोलैप्स करेंगे। तो उस समय ये सत्ता में इमरजेंसी लगाई और अब विपक्ष में रह करके इमरजेंसी जैसी सिचुएशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि कोर्ट कानून वगैरह कोई किसी काम का नहीं है। आपको अगर थोड़े से आप उदाहरण लेना चाहें तो मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। राहुल गांधी ने पहले एलिगेशन लगाया कि आरएसएस ने गांधी जी की हत्या की है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाई और कहा कि इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दे। फिर राहुल गांधी ने वीर सावरकर पर गलत टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि वीर सावरकर के बारे में बोलने से पहले, इतिहास के बारे में बोलने से पहले इतिहास का अच्छे से वो अध्ययन करके आए। तीसरी बार राहुल गांधी जी ने मोदी सरनेम को गाली देकर पूरे ओबीसी समाज को गाली दी, जिसके बाद गुजरात के हाईकोर्ट ने इनको जो कन्विक्ट भी किया, दोषी भी करार दिया। फिर इन्होंने कहा कि चाइना ने इंडियन आर्मी को थ्रैश किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक इंडियन ऐसी भाषा कैसे यूज कर सकता है। फिर इन्होंने कहा कि चाइना ने भारत का इतना 2000 स्क्वायर फीट का लैंड एक्वायर कर लिया है। फिर इसको सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई और अभी 3 दिन पहले झारखंड की धरती चाईबासा में इनको समन किया गया। एक लोअर कोर्ट ने बोला कि आपको फिजिकली आना पड़ेगा क्योंकि अनाप शनाप कोई भी बयानबाजी करते हैं। यानी सारे डॉट्स को कनेक्ट करें तो राहुल गांधी हैज बिकम ए नॉन सीरियस पॉलिटिशियन, जिनको अगर हम सीरियसली लेंगे तो ये देश के लिए बहुत डेंजरस है। और कांग्रेस पार्टी को अगर चुनाव जीतना है तो उन्हें इलेक्शन कमीशन में बदलाव की मांग नहीं करनी चाहिए, इस गांधी परिवार के मॉडल पे बदलाव करने की मांग करनी चाहिए, तब जाके उनका कुछ भला हो सकता है। तो आपने सुना कि किस तरह से जो सियासी घमासान शुरू हुआ है बिहार में,
ऐसे में सीधे तौर पर विपक्ष पर यह आरोप लग रहा है कि अगर लड़ना है तो हमारे पॉलिसी के खिलाफ लड़िए, बल्कि जो जनता है उसे गुमराह करने की कोशिश ना करे। चुनाव आयोग निर्भीक होकर और निष्पक्ष होकर चुनाव कराती है, जिसे जनता चुनती है उसी के पक्ष में परिणाम आता है। अपने सहयोगी उत्तम के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 को रांची। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।